पिछले वीडियो को जो मैम ने 100 टॉप 100 क्वेश्चन वाला एमसीक्यू बनाया था हिंदी का, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत ज़्यादा उसको आप लोगों ने देखा। और मैम ने जो वादा किया था कि जो बच्चे व्हाट्सएप पर उसका पीडीएफ पाने के लिए संपर्क करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, उनको दिया जाएगा। तो मैम ने सबको दिया है। कोई बच्चा कमेंट में ये नहीं लिख सकता है कि हमने व्हाट्सएप पे संपर्क किया और मुझे उसका पीडीएफ फ्री में नहीं दिया गया। मैम ने फ्री में देने के लिए कहा था, तो फ्री में सबको दिया। 3 दिन तक लगातार आपके व्हाट्सएप मैसेज आए, अभी भी आ रहे हैं। सबको रिप्लाई दिया जा रहा है, सबको पीडीएफ भेजा जा रहा है। तो उसी वीडियो के आधार पर ये वीडियो भी बनाई जा रही है। और इस वीडियो के अंदर क्या क्या देने वाली है मैम और कहाँ मिलेगा, कितने जल्दी मिलेगा। पिछली बार कुछ बच्चे तुरंत नहीं पाए तो नाराज हुए, लेकिन फिर उनको जब दिया गया तो वो खुश हुए। लेकिन अभी बताइए कि इसमें आपको बच्चों को क्या क्या देने जा रही है, बताइएगा। देखिए सर, जैसा कि सब जानते हैं, रस छंद अलंकार एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में आना कन्फर्म है। तो इसके लिए मैंने वन शॉट वीडियो बनाई है। इस पूरे वीडियो में आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे और सबका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। प्रोसीजर वही करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है और मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। और हाँ, ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कभी कभी रात में मैसेज करते हैं या ऐसे टाइम में मैसेज करते हैं जब हम अवेलेबल नहीं होते हैं, और हमारी टीम आप ही के लिए काम कर रही होती है बच्चों, अगला पीडीएफ बनाने में, अगला रिसर्च करने में। तो आप एक वेबसाइट है उस पे जाइए, वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। उसका नाम है बता रहा हूँ। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर मुझे पीडीएफ तुरंत नहीं मिला। तो देखिए, अगर आपको तुरंत पीडीएफ चाहिए तो मैंने उसका भी इंतज़ाम कर दिया। आपको गूगल में सर्च करना है, मैथ में टॉपर कैसे बने। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे मैथ में टॉपर कैसे बने, तो जो सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी जिस पे लिखा रहेगा एम सॉल्यूशन, लास्ट में ये भी लिखा रहेगा, उसको ओपन करेंगे तो आप मैथ में टॉपर बनने का तरीका तो जानेंगे ही जानेंगे। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जानेंगे जो पिछली बार 2023 में यूपी बोर्ड टॉप किया, शुभ चापरा। उसने जो जो आइडिया बताया वो आइडिया उसमें लिखा हुआ है हिंदी में। तो आप मैथ में टॉपर बनने का तरीका भी जान लेंगे, प्लस उसी पेज में अवकलन के सारे सूत्र भी जान पा जाएंगे डाउनलोड करने के लिए फ्री में। प्लस आज जो मैम वीडियो बना रही हैं, इस वीडियो में जो आप देखने वाले हैं रस छंद अलंकार, ये पीडीएफ भी उसी में अवकलन के फार्मूला के जस्ट नीचे आप डाउनलोड करने के लिए पा जाएंगे। तत्काल चाहिए तो ऐसे गूगल सर्च करके जाइए, ले लीजिए। और अगर व्हाट्सएप के थ्रू चाहिए, मैम के पर्सनल व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में दिया गया है, लास्ट में या बीच में कहीं भी, तो आप उस पर संपर्क करेंगे तो आपको स्पेशली भेज दिया जाएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कुछ भी कमेंट में लिखिएगा, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट। कमेंट का स्क्रीनशॉट जो बच्चा व्हाट्सएप पे भेजेगा उसी को पीडीएफ दिया जाएगा। ये हमारी शर्त है। क्यों मैम, सही है ना? हाँ सर, क्योंकि एक मैम वॉचिंग तो बनता है। इतनी सारी मेहनत बच्चों सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है, तो एक प्यारा सा कमेंट हम भी डिजर्व करते हैं। ओके। और दूसरी चीज़ कि पिछली वीडियो को आप लोगों ने देखा, कमेंट किया, व्हाट्सएप किया, पीडीएफ दिया गया, अच्छा लगा कि आप कुछ पढ़ रहे हो, अच्छा लगा। इसी नाते यह वीडियो भी 40 मिनट से ऊपर की ही बनाई गई है, ताकि आपको फिर से हम लोग दें और आप लोग पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। जितनी ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी, हम लोग समझेंगे कि उतनी सफलता हमें भी मिली। तो आपकी सफलता के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो अब वीडियो को शुरू किया जाए। और कोई बात हो, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, तो आप मैम को कमेंट में बताया करिएगा, ये उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगी। स्पेशली मैम का यही काम है कि हम बच्चों से टॉपिक मांगें और उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत किया जाए। हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 का जो सामान्य हिंदी है उसके इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाने वाली हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके एग्ज़ाम में उस टॉपिक से मार्क्स जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। यानी कि क्लास 12 के सामान्य हिंदी के रस छंद अलंकार, ये सब जो टॉपिक हैं आपको पता है वो एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं, और उन पे नंबर, अगर आपने आंसर सही लिखा है तो फिक्स रहता है कि आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके
इस सिलेबस में कौन कौन से रस छंद अलंकार हैं, उनको पूछने का जो पैटर्न वो क्या होता है और वो टोटल कितने मार्क्स के आएंगे, आप कैसे लिखेंगे कि आपको पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, सामान्य हिंदी का पेपर हम सब जानते हैं कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसमें 50 नंबर जो होते हैं वो फर्स्ट पेपर के होते हैं, खंड क से होते हैं, और जो 50 नंबर होते हैं वो खंड ख से होते हैं। रस छंद अलंकार क्या होता है, व्याकरण वाला भाग होता है, वो खंड ख वाला भाग होता है। और इसमें बच्चों आपका फिक्स रहता है कि तीनों में से एक एक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, तो देखिए प्रश्न पूछे जाएंगे, दो रस, मान लीजिए मैं रस की बात करूं तो दो रस दिए रहेंगे और उसमें से बोलेगा किसी एक की परिभाषा व उदाहरण लिखना है। दो छंद दिए रहेंगे तो क्या बोलेगा, किसी एक की परिभाषा व उदाहरण लिखना है, मतलब कि परिभाषा और उदाहरण, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी जो रस है, छंद है, अलंकार है, उन सारे जो जो आपके सिलेबस में है उन सब के परिभाषा विद उदाहरण। और यहाँ पे चलिए शुरुआत करते हैं चीज़ों की। तो सबसे पहले रस की परिभाषा, उदाहरण एवं प्रकार। तो रस के बारे में मैं बात करने से पहले वो जो टाइप आते हैं शांत रस, वो सब क्या होते हैं, मतलब रस क्या होता है उसके बारे में पहले मैं बता देती हूँ। ठीक है, वैसे रस का डेफिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन आपको एक पता तो होना चाहिए कि रस किसे कहते हैं। तो बच्चों रस जो होता है वो किसी भी काव्य की क्या होती है, आत्मा होती है। ठीक है, किसी श्रोता या पाठक, श्रोता मतलब होता है बच्चों जो सुनने वाला होता है, जैसे मतलब मैं बोल रही हूँ तो आप लोग क्या हैं, श्रोता हैं। ठीक है, और पाठक मतलब होता है पढ़ने वाला, जब बुक को जो पढ़ रहा होता है वो पाठक होता है। ठीक है, के द्वारा किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा किसी नाटक को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को रस कहा जाता है। जिस प्रकार आत्मा बिना क्या शरीर अधूरा होता है, उसी प्रकार से काव्य वो जो रस है वो काव्य अधूरा होता है बिना रस के। ठीक, मतलब कि रस क्या होता है, तो रस एक तरीके से समझ जाइए जो काव्य होता है उसका जान होता है, उसकी आत्मा होती है। जब भी कोई पाठक, श्रोता या जब किसी भी चीज़ को पढ़ता है, सुनता है तो एक आनंद मिलता है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई आप हंसने वाली चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको आनंद मिला, लेकिन किस रूप में मिला, हंसने के रूप में मिला, तो वहाँ पे रस उत्पन्न हो रहा है, उसे हास रस बोलेंगे। कोई चीज़ आप ऐसा पढ़ रहे जिसको देख करके आपके मन में क्या हुआ, थोड़ा सा दुख हुआ, तो वहाँ पे करुण रस हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से रस मतलब बनते हैं हिंदी में। तो चलिए, रस का डेफिनेशन आपसे नहीं पूछता है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है। शुरुआत करते एग्जाम में कैसे पूछेगा। ठीक, तो एग्जाम में आपका देखिए जो 12th का सिलेबस है उसमें आपका श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस और शांत रस है। ठीक है, एग्जाम में आपके इन्हीं में से कोई दो रस उठा लेता है और बोल देता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि श्रृंगार रस या वीर रस में से किसी एक का स्थायी भाव, स्थायी भाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्थायी भाव बता करके उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखना रहता है। ठीक है बच्चों, तो परिभाषा और उदाहरण आपका लिखना रहता है, क्या बता करके, स्थायी भाव और परिभाषा के साथ उदाहरण। तो उसमें आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है बच्चों। ये मत कभी सोचिएगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं इतना मेहनत क्यों करने जाऊँ। देखिए बच्चों, यही जो 2-2 नंबर, 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, आपका परसेंटेज गेन करवाते हैं। क्योंकि निबंध में आप जानते हैं कितना भी लिखेंगे, लेकिन लास्ट तक एक होता है ना कि आपको खुद श्योरिटी नहीं होती कि पूरे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपने लिखा, एग्जामिनर धड़ से नंबर दे के आगे बढ़ेगा, तो वो आपका नंबर जो है वो तुरंत काउंट हो जाएगा। ठीक, और ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना, अगर आप ढंग से यही वाला क्लास अटेंड कर रहे हो तो ये नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बताया, प्रश्न कैसे पूछेगा कि दो दे देगा, उसमें से किसी एक का स्थायी भाव बता करके परिभाषा उदाहरण लिखना रहेगा। तो आपके पास ये आप ट्रिक लगा सकते हो कि देखिए जैसे इसमें 1 2 3 4 5 है, पांचों मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पांचों के उदाहरण भी बताऊंगी। आप जो इसमें से एक जो सबसे टफ वाला लगे आपको, जिसका उदाहरण आपसे नहीं याद हो रहा है, मेन क्या होता है, उदाहरण याद करना, एग्जाम्पल याद करना। जिसका एग्जाम्पल आपसे नहीं याद हो रहा है उसको आप छोड़ देंगे, बाकी चारों याद कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए वो वाला बाइलक मतलब आपका अच्छा नहीं है लक, तो वही क्वेश्चन आ जाए जो आपने याद नहीं किया, तो दूसरा वाला तो याद रहेगा, तो आप अल्टरनेट ऑप्शन चूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहला बच्चों श्रृंगार रस। श्रृंगार रस काफी इम्पोर्टेंट है और ये मतलब कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है श्रृंगार रस। ठीक है, तो चलिए जानते हैं श्रृंगार रस होता क्या है। तो नायक और नायिका के चित्त में, ये चित्त होगा, ठीक है, चित्त में रति नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के सहयोग से होता है तो श्रृंगार रस धारण होता है। मतलब जो नायक और नायिका होते हैं, जैसे किसी भी जो एक मान लीजिए कोई वो घट रहा है, घटना घट रही है, या कोई भी आप वो पढ़ रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक नायक होता है, एक नायक होता है, जैसे नायिका होती है, जैसे कि इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टर और एक्ट्रेसेस। ठीक है, तो उनको देख करके जब क्या हो रहा है, स्थायी भाव कौन सा बन रहा है, रति नामक स्थायी भाव बन रहा है। ठीक है, तो वहां पे आपका श्रृंगार रस होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, रति नामक स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का रति क्या होता है, स्थायी भाव रति। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, श्रृंगार रस धारण होता है। अब देखिए श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं या वियोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं। तो चलिए इसको जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संयोग श्रृंगार रस। संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। मतलब कि दोनों का संयोग होता है, मतलब परस्पर मिलते हैं दोनों, नायक और जो नायिका है उनकी पारस्परिक रति होती है, प्रेम होता है, दोनों मिलते हैं, तो क्या हो रहा है, संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखिए, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में आती सुकुमार, इस प्रकरण में रति स्थायी भाव है। देखिए 2 लाइन का है, ये दूत है, ठीक है, ये दूत है, ठीक, विरस पतझड़ में आती सुकुमार, मतलब कि इस पूरे काव्य में क्या है, रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। देखिए आ रहा है ना, किसी के आने का है ना, मतलब मिलन का इसमें हो रहा है ना, वो क्या कहा जाता है उसको, कि मिल रहे हैं दोनों, तो यहाँ पे मिलने का एक भाव उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए संयोग हो रहा है। यहाँ पे संयोग मतलब मिलना ही तो होता है ना, अगर शुद्ध हिंदी इसका निकाला जाए तो संयोग मतलब मिलना। तो जहाँ पे ऐसा सिंपल समझिए, जिस काव्य में नायक और नायिका का परस्पर मिलन होता है उसी को संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आपने क्या एक जाना, वियोग श्रृंगार रस को भी जानना है। ठीक, तो वियोग श्रृंगार रस क्या होता है, जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव होता है। तो संयोग हो रहा था तो संयोग श्रृंगार रस, और जब मिलन का अभाव हो रहा है तो वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, और विरह का वर्णन होता है उसे वियोग श्रृंगार रस कहा जाता है। मतलब जब नायक और नायिका मिलेंगे तो संयोग श्रृंगार होगा, और जब दोनों बिछड़ेंगे तो वियोग श्रृंगार होगा। बस आपको सिंपल इसी तरीके से याद करना है। और दोनों का स्थायी भाव क्या होगा, रति नामक स्थायी भाव होगा। ठीक है, देखिए बच्चों आपको मेन स्थायी भाव याद होना चाहिए, बाकी आप अपने शब्दों में भी लिखेंगे तो वो भी सही होगा, क्योंकि शब्दों में क्या लिखेंगे, ये आप लिखेंगे कि नायक और नायिका के परस्पर मिलन को या परस्पर संयोग को क्या कहते हैं, संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। और जब संयोग का अभाव होता है तो क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। और दोनों का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, स्थायी भाव। ठीक है, चलिए बच्चों अब वियोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ टॉप 50 स्टूडेंट बैच के बारे में। बच्चों जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं अपने, जिनका मैथ्स का सिलेबस, अब देखिए अब आपका दिसंबर आने वाला है, तो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। और ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स में अभी कुछ पढ़ नहीं पाए या किसी रीज़न की वजह से उनका कोई भी चैप्टर प्रिपेयर नहीं हो पाया, उनके लिए टॉप 50 स्टूडेंट बैच है। बच्चों आप इस बैच से तुरंत जुड़िए, सीट्स जो हैं क्या लिमिटेड हैं, आपका जो 1 महीने में कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा। और अगर आपको इस बैच में जुड़ना है और जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण जान लेते हैं कि क्या है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे उदाहरण वियोग श्रृंगार रस का क्या दिया हुआ है, मेरे प्यारे नव जगत के कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन और ना भेजो संदेशा। मतलब कि इसमें ना तो वो आए हैं और ना ही उन्होंने संदेश भेजा है, तो इसमें विरह का वर्णन है ना, और रति स्थायी भाव है, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है। चलिए यहाँ पे आपका श्रृंगार रस जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है बच्चों, उसका एंड हो जाता है। और यहाँ पे हमने क्या क्या जाना, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि स्थायी भाव क्या होता है, रति स्थायी भाव होता है। प्रकार कितने होते हैं, तो 2 होता है, एक संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। संयोग कब होगा, जब नायक और नायिका मिलेंगे, और वियोग कब होगा, जब विरह का वर्णन होगा या फिर दोनों में मिलन का अभाव होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है बच्चों आपका करुण रस। ठीक है, करुण रस क्या होता है,
तो करुण रस देखिए क्या होता है, बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए अलग हो जाने के कारण करुण रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव क्या है, तो शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस प्राप्त होता है। मतलब कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक स्थायी भाव होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे जो आपने वियोग श्रृंगार पढ़ा, आपको अब कंफ्यूजन हो रहा होगा कि वियोग में भी तो नायक नायिका अलग हो रहे थे, करुण में भी बोला अलग हो रहा है। तो देखिए बच्चों, जो वियोग वाला होता है ना, वो टेम्पररी, मतलब कि कुछ टाइम के लिए अलग है, लेकिन एक उम्मीद है कि वो आएंगे या उनके द्वारा कोई संदेश भेजा जाएगा। लेकिन जो करुण वाले होते हैं उनमें ये कंफर्म हो जाता है कि अब सामने वाला नहीं आएगा, मतलब परमानेंटली अलग हो गए हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हो ना, सदैव के लिए अलग हो जाना, तो मतलब कि करुण रस वहां पे होगा। ठीक है, जब कोई भी बंधु अपना कोई खास हो या नायक नायिका हो, जब अपने किसी खास के सदैव के लिए बिछड़ना हो जाता है, तो वहां पे करुण रस उत्पन्न होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है बच्चों, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सुंदर सुंदर उदाहरण। क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उछल रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। प्रस्तुत पद में विरह में रुदन का वर्णन किया गया है। इस कविता में शोक स्थायी भाव है। ठीक है, चलिए अब आपका करुण रस यहाँ पे खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग वीर रस के बारे में। ठीक है, चलिए वीर रस को पढ़ लेते हैं। वीर रस क्या होता है, तो उत्साह की अभिव्यक्ति जीवन के कई क्षेत्रों में होती है। शास्त्रकारों ने मुख्य रूप से ऐसे 4 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, युद्ध, धर्म, दया, दान। इन चारों को लक्ष्य कर जब उत्साह भाव जागृत होता है, तब वीर रस का उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब कि कौन सा भाव जागृत होना चाहिए, उत्साह भाव जागृत होना चाहिए। और इसका रति भी तब क्या आपका स्थायी भाव भी क्या हो जाएगा, उत्साह नामक स्थायी भाव। ठीक है, जब उत्साह जगता है किसी चीज का, तब वहां पे वीर रस का होता है। जैसे नहीं होता है, मान लीजिए कोई आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो नहीं लोग कहते हैं कितने एक्साइटेड है, क्योंकि वो उत्साहित हो जाते हैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी जैसे आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला होगा, तो जैसे जैसे आपकी तैयारी पक्की होती जाएगी बच्चों, आप क्या होंगे, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते जाएंगे। जैसे आप सोचते हैं ना कि टॉपर क्यों बार बार कहता है कि, मान लीजिए मैम ने बोला कि कल मैं टेस्ट लूंगी, और अगले दिन बच्चे सोचते हैं मैम भूल जाएं, और टॉपर क्या करता है, मैम को बोल देता है कि मैम आपने तो बोला था टेस्ट लेने के लिए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक्साइटमेंट है, क्या है उसके अंदर, उत्साह है। तो उत्साह कैसे होता है, जब आदमी प्रिपेयर होता है किसी, एक होता नहीं है वीरता वाली भावना जागृत होती है, तो उसी से आप रिलेट करके याद करिए कि वीर रस कब होता है, जब उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, साजी चतुरंग सैन में उमंग धरी, सर्जा शिवाजी जंग जीनत चलत जात हैं। ठीक है, ये शिवाजी जब युद्ध करने जा रहे हैं, ये उसके ऊपर है। इसमें उत्साह नामक क्या हो रहा है, उत्साह नामक रस उत्पन्न हो रहा है। तो ये आपका क्या है, वीर रस है। कौन सा रस है ये आपका, वीर रस है। चलिए बच्चों, अब आपने यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया, तो आपने पढ़ लिया श्रृंगार रस, करुण रस, और यहाँ पे अब आपका वीर रस भी एंड हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले रस की तरफ। अगला रस है बच्चों आपका हास्य रस। ये नाम से ही पता चल रहा है क्या, जब हंसी नामक, मतलब कि हंसी आए किसी भी चीज को देख के, तो इसको, इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है हास। चलिए अब डेफिनेशन देख लेते क्या लिखा हुआ है। अपने अथवा पराये के परिधान, वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से हास रस उत्पन्न होता है। मतलब आप, होता नहीं है, आपको हंसी कब आती है, जब आप कोई ऐसा इंसिडेंट देख लेते या किसी को ऐसे देख लेते जो थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है, तो नहीं आपको हंसी छूट जाती है। तो वही लिखा हुआ हो रहा है कि चाहे अपने हो चाहे पराये, उनका परिधान मतलब जो वो पहने हुए हैं, वेशभूषा मतलब वो जिस हिसाब से हैं, और क्रियाकलाप मतलब जो वो कर रहे हैं, ठीक है, उसको देख करके या मतलब कि सुन करके अगर आपने हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पे हास रस होता है। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है, नाना वाहन नाना वेशा, वैसे शिव समाज ने देखा को मुखहीन, विपुल मुख काही, बिन पतकर बहु पदबाहु। इस टाइम में वो जो शिव जो पार्वती जी की जब शादी होती है, तो शिव जी नहीं अपने एकदम राक्षसों और वो जो जानवरों वाले झुंड के साथ आ जाते हैं, तो अजीब से वेशभूषा में सब रहते हैं, तो कुछ लोग हंसने लगते हैं ना, ये उसी के टाइम का
ये 2 लाइन है, इसमें देखिए हास रस की उत्पत्ति हो रही है, तो यहाँ पे हास रस है आपका बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम है बच्चों आपका शांत रस, ठीक। शांत रस है, 5वां रस है, ये खत्म हो जाएगा तो आपका रस जो है वो कंप्लीट ओवर हो जाएगा, जो आपके 12th के सिलेबस का है। शांत बच्चों, नाम में ही आपका रस का वो होता है ना डेफिनेशन, वो छुपा हुआ है। शांत रस का डेफिनेशन क्या है? वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से क्या रस धारण होता है? शांत रस धारण होता है। उदाहरण, राम कृपा भवनिसा सिरानी, जागे फिर न डसै हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उड़कर देना खसै हूँ। इसमें राम जी को मतलब एक तरीके से वैराग्य के रूप में धारण किया गया है, और यहाँ पे क्या है? निर्वेद नामक स्थायी भाव है। और इस तरीके से आपका जो है वो पूरा रस जो है फिनिश हो जाता है बच्चों। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? शांत रस तो अंतिम में पढ़ा हमने। उस ऊपर क्या क्या पढ़ा? श्रृंगार रस पढ़ा। श्रृंगार रस में रति क्या था? स्थायी भाव क्या था? रति था, ठीक है। श्रृंगार रस पढ़ा, उसमें स्थायी भाव क्या था? रति था। फिर दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? करुण रस पढ़ा था, उसमें शोक था। फिर तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वीर रस पढ़ा था, उसमें उत्साह था। फिर हमने हास्य रस पढ़ा था, उसमें क्या था? हास था। और पांचवा हमने क्या पढ़ा? शांत रस था, इसमें क्या है? निर्वेद है। ठीक है बच्चों। अब चलिए, मैंने सबके एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड करवा दिए हैं, और यहाँ पे आपके 12th क्लास का सिलेबस का जो रस है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये क्लोज हो गया। अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, आप सब जैसे हिंदी का पेपर देंगे तो हिंदी में आपके मुहावरों का जो सेक्शन है वो भी कंफर्म रहता है आने के लिए। मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना रहता है। तो आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वाला मुहावरा आएगा, कौन सा वाला मुहावरा नहीं आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है इसको, यूपी बोर्ड मुहावरा। जैसे ये लिखा हुआ है ना, या जैसे मैं बोल रही हूँ, वैसे आप जा करके इस माइक पे भी टैप ऑन करके सर्च कर देंगे यूपी बोर्ड मुहावरा, तो भी एक वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। उस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे जो मुहावरे हैं वो सब प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या है? PYQ से हैं, और 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, इसको जाते ही सर्च करना है आपको, और जितने भी मुहावरे हैं सब प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आपका क्या हो गया? शांत रस जो रस वाला पार्ट था वो पांचों पार्ट आपने ओवर कर लिया, और आप उस वेबसाइट पे जाइएगा, इसलिए मैं आपको पहले से थैंक यू बोल दे रही हूँ। यहाँ पे आपके पांचों रस मैंने बता दिए स्थायी भाव के साथ और उसके एग्जाम्पल्स के साथ। अब बढ़ेंगे आगे अलंकार की तरफ, ठीक है बच्चों। अलंकार अब हमें पढ़ना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाली हूँ अलंकार के बारे में, ठीक है, कि अलंकार क्या होते हैं, और उसका मतलब कि उदाहरण भी बताऊंगी। जैसे कि मेन आपके एग्जाम में क्या आएगा? 2 अलंकार देगा, उसका परिभाषा और उदाहरण लिखना रहेगा, तो वही मैं आपको अब डायरेक्ट बताने जा रही हूँ। अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण, ठीक। पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है बच्चों? एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना, ठीक है। जब एक ही वर्ण किसी काव्य में बार बार रिपीट हो रहा है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे उदाहरण है। क्या उदाहरण है? कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी। पहली बात तो बच्चों, वर्ण क्या होता है? तो वर्ण का मतलब होता है एक आपका वो जो शब्द मत समझिएगा, वर्ण का मतलब होता है क ख ग, एक सिंपल, ठीक है, उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। तो जब कोई एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पे क रिपीट हो रहा है कि नहीं? कानन में भी क है, कठिन में भी क है, फिर भयंकर में भी भ है, और भारी में भी भ है, घोर घाम दोनों में क्या है? घ है, और वारी बयारी में क्या है? और देखिए देखिए वारी और व्यारी में क्या है? र है, लेकिन ब और व नहीं, ब अलग है, वो अलग है। देखिए रिपीट हुआ, तो देखिए क्या स्पष्टीकरण में क्या लिखा हुआ है इस उदाहरण में? क र म भ अक्षर एक से अधिक बार आए, इसीलिए क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार तो आपको तुरंत क्लियर हो गया होगा कि जब एक ही वर्ण की क्या हो? बार बार आवृत्ति हो, बार बार वो रिपीट हो, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड अलंकार पे। तो देखिए आपका बच्चों दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? तो जब एक ही शब्द
दो या दो से अधिक बार आता है। ठीक है, एक ही शब्द कितने बार आता है? दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों के साथ प्रयुक्त होता है, तो वहां पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। देखिए यहाँ पे घटा घटा जो शब्द है वो आपका दो बार आया है कि नहीं आया है? काली घटा का घमंड घटा। तो स्पष्टीकरण में देखिए क्या है कि जो घटा शब्द है वो दो बार आया और दोनों स्थान पे इसकी मीनिंग अलग है। एक घटा का मतलब क्या होता है? बादल, जैसे मतलब काली घटा मतलब काले बादल, और एक घटा का मतलब कम हो गया, घमंड क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो घटा है वो एक ही शब्द है लेकिन दो से अधिक बार आया है और दोनों टाइम उसका क्या मतलब अलग अलग है, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास में हम लोगों ने क्या जाना था? अनुप्रास में हम लोगों ने ये जाना था कि एक ही वर्ण बार बार आ रहा था, और यमक में क्या था कि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहा है लेकिन दोनों में उसकी मीनिंग अलग अलग है। चलिए बच्चों, तीसरा अलंकार क्या है? तो तीसरा अलंकार है बच्चों आपका श्लेष अलंकार। क्या है बच्चों आप लोगों का? श्लेष अलंकार जो है वो तीसरा अलंकार है। ठीक है, ये देखिए, अब देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है बच्चों। तो डेफिनेशन देखिए क्या होता है, जब एक ही शब्द एक बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यमक में क्या बोला गया? एक शब्द दो या दो से अधिक बार होगा और दोनों बार उसके क्या क्या होंगे? मतलब अलग अलग होंगे। लेकिन श्लेष में क्या बोला गया कि एक ही शब्द होगा लेकिन उसके जो शब्द होंगे, जो अर्थ होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण से देखते हैं तब स्पष्ट होगा। चिरंजीव जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अब देखिए स्पष्टीकरण में, इस उदाहरण में वृष भानुजा और हलदर एक ही बार आया। देखिए यहाँ पे एक बार आया कि नहीं आया? वृष भानुजा भी एक बार है, हलदर भी एक बार है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। देखिए कैसे? वृष भानुजा का मतलब दो होता है बच्चों, राजा वृषभानु की पुत्री राधा, या फिर वृषभ मतलब, जो वृषभ मतलब क्या होता है? बैल, बैल की बहन गाय, दोनों को ही वृष भानुजा कहते हैं। वृष की बहन भानु मतलब बहन, बैल की बहन गाय, गाय होती है ना बैल की बहन, और राजा वृषभानु की पुत्री राधा, दोनों वृषभानुजा का मतलब है। और हलधर का मतलब क्या होता है बच्चों? तो हलधर का मतलब होता है बलराम, जो बलराम भगवान जी थे, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे ना वो, या फिर बैल, दोनों आपका हलधर का मतलब होता है। तो यहाँ पे देखिए वृष भानुजा और हलधर दोनों एक ही बार आया ना, लेकिन दोनों बार उसके मतलब अलग अलग है, अर्थात यहाँ पे क्या श्लेष अलंकार है। चलिए, यहाँ तीन अलंकार बच्चे आप लोगों के खत्म होते हैं। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। लास्ट मैं आपको अपना पर्सनल कांटेक्ट नंबर दूंगी, उस पर आप या तो व्हाट्सअप करिएगा या तो कॉल करिएगा। पीडीएफ ऐसा करिएगा, आप व्हाट्सअप ही करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा यहाँ पे वीडियो पे, और फिर उसके बाद से उस कमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्या हिंदी का 100 एमसीक्यूज का भी सीरीज चलाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद तुरंत जाकर के आप उस वीडियो को भी देखोगे। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एक बार आपको फिर से बता दे रही हूँ टॉप 50 स्टूडेंट बैच के बारे में। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है वो काफ़ी नियर आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस बैच में जुड़ना। ठीक है, चलिए बच्चों, अब उपमा अलंकार को हम देख लेते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन हो वहां पे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे उपमेय किसको कहा जाता है बच्चों? तो जिसके लिए उपमा दी जाती है। और उपमान कैसे कहते हैं? तो उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है। ठीक है, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान जिसके साथ तुलना की जा रही है। देखिए भाई, उपमा जो होता है ना उसके चार अंग होते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि वही वर्ड थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है ना, जैसे उपमेय उपमान, तो थोड़ा थोड़ा लगेगा कि क्या कंफ्यूजिंग है, लेकिन दो तीन बार पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएगा। जैसे उपमा के क्या होते हैं? चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। तो वो क्या होते हैं? उपमेय जिसके साथ तुलना की जाती है, उपमान जिसके साथ उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आएगा।
उदाहरण क्या है, हरिपद कोमल कमल से, मतलब यहाँ पे हरि अर्थात श्री कृष्ण का जो पैर है उसकी तुलना किससे की जा रही है, कमल के फूल से की जा रही है। ठीक है, तो इसी तरीके जब किसी काव्य में किसी की तुलना की जाती है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे मुझे एक और बहुत अच्छा याद है, वो मैंने अपने एग्जाम में लिखा था, एग्जाम्पल में, सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, अर्थात सीता जी का जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें तुलना की जा रही है ना सीता जी के मुख की, किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। तो उसी प्रकार से इस वाले काव्य में हरि पद कोमल कमल से में हरि अर्थात श्री कृष्ण जी की पैरों की तुलना किससे की जा रही है, कमल के फूलों से की जा रही है। स्पष्टीकरण में आप देखिए, उपमेय मतलब किसकी तुलना की जा रही है, हरि पद, हरि की तुलना नहीं की जा रही है, श्री कृष्ण की तुलना नहीं की जा रही, श्री कृष्ण के पैरों की तुलना की जा रही है। ठीक है बच्चों, उपमान मतलब किससे तुलना की जाती है, तो कमल से यहाँ पे की जा रही है। वाचक मतलब जो एक वर्ड होता है ना जिससे जोड़ा जाता है, जैसे से मुख सुंदर चंद्र समाना, मतलब समाना होता है यहाँ पे वाचक, यहाँ पे से है तो से जुड़ गया। साधारण धर्म क्या, कोमलता, मतलब वो कौन सा गुण है, वो कौन सा धर्म है जिसके आधार पर कल्पना की जाए, तो कोमलता, मतलब श्री कृष्ण जी के जो पैर हैं वो फूल के समान कोमल है। ठीक है, कौन से फूल, कमल के फूल। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों उपमा अलंकार। ठीक है, यहाँ पे उपमा अलंकार खत्म होता है। अब बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ, जो है आपका रूपक अलंकार। बच्चों रूपक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए मैंने ऊपर ज्यादा टाइम दिया कि उपमेय उपमान क्या होते हैं। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान मतलब जिसकी साथ तुलना की जाती है। ठीक है, तो उदाहरण से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। उदाहरण क्या है, उदाहरण देखते हैं, चलिए। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशावलोकी। स्पष्टीकरण देखिए क्या लिखा जा रहा है, यहाँ गिरा अर्थात वाणी में भौरों का, मुख में कमल का और लाज में निशा का निषेध रहित आरोप होने से रूपक अलंकार है। ठीक है, निषेध रहित आरोप हो रहा है यहाँ पे। चलिए, अब रूपक अलंकार खत्म होता है और यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार शुरू होता है, छठवां अलंकार है। बच्चों देखो, अलंकार में भी ये ऐसे नहीं बोलता है कि डायरेक्ट एक अलंकार को दे देगा और बोलेगा इसका परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। आपको वो ऑप्शन देगा कि या तो उत्प्रेक्षा लिखिए, या तो रूपक लिखिए, या तो उपमा लिखिए, या तो अनुप्रास लिखिए। तो आपको क्या करना है, आपको जो अच्छे तरीके से आ रहा होगा आपको उसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जिसका आपको उदाहरण याद हो। तो चलिए, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, जहां उपमेय, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। ठीक है, मतलब कंप्लीट तुलना नहीं की जा रही है जैसे ऊपर किया जा रहा था रूपक में, ना ही ऐसी तुलना की जा रही है जैसा उपमा में होता था। बस क्या किया जा रहा है, संभावना की जा रही है, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मानो नींद बनी शैल पर आतप परियो प्रभात। ठीक है, इसमें यही श्री कृष्ण जी का ही वर्णन है कि जब वो पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है मानो कि जो नीलमणि, नीलमणि एक पर्वत का नाम है, उस पे क्या सूर्य की जो सुबह की किरणें होती हैं वो पड़ रही हैं। वो जो पीला वस्त्र है श्री कृष्ण जी के ऊपर इतना ज्यादा सुशोभित, इतना ज्यादा सुंदर लगता है। ये बहुत ही फेमस काव्य है, बहुत ज्यादा फेमस काव्य है, मुझे अभी तक याद है ये, इसका एक्सप्लेनेशन भी, कि जो श्री कृष्ण है वो इतना सुंदर पीला वस्त्र उनके ऊपर लग रहा है, जैसे कि जो नीले रंग का वो नहीं होता है नीलमणि पर्वत, उस पे जो सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो येलो रंग की होती है, तो नहीं एकदम खूबसूरत सा व्यू आता है, वही चीज हो रहा है। अब देखिए स्पष्टीकरण क्या है, यहाँ श्री कृष्ण के श्याम गात में नीलमणि की तथा पीत पट में प्रताप की आतप यानी कि धूप में संभावना की जा रही है। और उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे यहाँ पे जो कृष्ण जी हैं उनको नीलमणि शैल, ठीक है, उसमें संभावना की गई कि हाँ ऐसे नीलमणि शैल नीले रंग का और श्याम जी भी क्या सांवले रंग के। फिर उसके बाद से जो सूरज है उसकी किरणें भी किसकी, येलोइश, और उन्होंने कपड़ा कैसा पहना है, पीले रंग का, तो वो संभावना की जा रही है ना, तो यहाँ पे आपको उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस तरीके से बच्चों आपने पूरे के पूरे 6 अलंकार कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पे आपके सिलेबस के जितने भी अलंकार थे वो कंप्लीट हो गए। कौन कौन से हमने पढ़े, तो अनुप्रास पढ़ा, और फिर उसके बाद से रूपक, उपमा,
उत्प्रेक्षा, यमक और जितने भी किए हमने 6 कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। ठीक, अब बच्चों मैं आपको एक बार और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रही हूँ कि अब बचा हम लोगों के पास लास्ट छंद। और जितने भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, ये रस, छंद, अलंकार तीनों का जो पीडीएफ आपको चाहिए बच्चों, तो यहाँ इस वीडियो में करिएगा एक प्यारा सा कमेंट, और उस कमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे करिएगा व्हाट्सअप। मैं नंबर आपको दूंगी, उसी नंबर पर व्हाट्सअप करोगे, आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी एक भी रुपए चार्ज के। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं छंद के बारे में। छंद क्या क्या है, कैसे लिखना। चलिए बच्चों अब पढ़ लेते हैं हम छंद के बारे में। देखिए बच्चों, छंद भी जैसे मैंने आपको कहा कितने मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। फिर उसके बाद से इसमें भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब कि एक नाम नहीं देगा कि चौपाई लिख के बताइए, कुंडलियाँ लिख के बताइए। आपको इसमें बोलेगा 2 देगा, और 2 में से एक आपको लिखना रहता है, ठीक है, उदाहरण के साथ। लेकिन बच्चों आप ऐसा चूज करिएगा जिसका उदाहरण आपको अच्छे से पता हो। चलिए, तो वो सबसे पहले आपके पास क्या है, चौपाई। चौपाई क्या होता है बच्चों, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब कि इक्वल मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ अथवा तगड़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब कि देखिए, ये लघु वर्ण होता है और ये दीर्घ वर्ण होता है, ठीक है, और ये लघु वर्ण होता है। मतलब कि ऐसा नहीं आना चाहिए और ऐसा नहीं आना चाहिए। देखिए दोनों जो टाइप है ये लास्ट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। अर्थात अर्थात क्या है, अंतिम में 2 वर्ण लघु गुरु नहीं होने चाहिए। देखिए इसमें क्या है, ये गुरु वर्ण है, मतलब ये थोड़ा मैं पतला कर दूं, ये गुरु वर्ण है और ये लघु वर्ण है। फिर ये भी देखिए, ये गुरु वर्ण है, ये लघु वर्ण है, तो अंतिम में ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों ये वाला पीडीएफ बनाने में ना सच बताऊं बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि ये जो मात्राएं हैं इसको रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने बस आप लोगों के लिए इतने मेहनत से प्रिपेयर किया है, तो प्लीज़ बच्चों प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। और आपको पीडीएफ मैंने बनाया इतनी मेहनत से, तो इसलिए बनाया है कि आप लोगों तक वो पीडीएफ पहुंचे। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे उसी कमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे दे देना, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। और ऐसे स्टूडेंट जिनको नंबर अभी नहीं है, जिनको नंबर चाहिए, तो भाई सब्र करो, नंबर भी अभी लास्ट में मैं बताऊंगी, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया, ये जो ऐसे एस टाइप का सिंबल है इसको हम लोग कहते हैं गुरु, गुरु वर्ण। और ऐसे जो सिंगल पाइप होती है उसको कहते हैं लघु वर्ण। इसको ऐसे ट्रिक में आप याद करिए, ठीक है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं, क्या है उदाहरण, किसका हम लोग उदाहरण देख रहे हैं, चौपाई का उदाहरण। 4 क्या बोला गया, 4 चरण। चौपाई नाम से ही पता चला कि 4 चरण होंगे, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होंगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं उदाहरण क्या है। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अब देख लेते हैं इसमें 16 मात्रा है कि नहीं। जो ये एस जैसा होता है ना बच्चों, इसका बराबर 2 होता है, और ये जो सिंगल पाइप होती है इसका बराबर 1 होता है। तो जहां जहां एस लिखा है उसको 2 काउंट करेंगे और सिंगल पाइप को 1 काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए यहाँ पे आपका एक पद खत्म हुआ, यहाँ पे आपकी 16 मात्राएं मिल गई, ठीक है। अब देखिए मैं आपको मात्रा काउंट करना सिखा रही बच्चों, इतना बेसिक चीज ना आपको यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। सब क्या करते ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल जाते, मैं आपको मात्रा सिखा रही हूँ काउंट करना। यहाँ पे अब देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ भी 16 मात्राएं हैं। यहाँ भी आपकी 16 मात्राएं हैं। 16 + 16 कितना हो गया, 32। अब ये बताइए चौपाई वाले रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, हाँ फॉलो कर रहा है, ठीक है। 16-16 मात्रा, 32 मात्रा। उसी तरह आप इसको भी काउंट करोगे तो ये भी 32 ही आएगा, और इसमें भी 16 रहेगा, इसमें भी 16 रहेगा। मैंने आपको एक जगह काउंट करके बता दिया है। आई होप आप अब हर जगह आपको जिंदगी में ये नहीं भूलेगा, काउंट कर लोगे। चलो मैं एक बार और इसको बता देती हूँ, ठीक है। इस वाले लाइन को भी काउंट करके मैं बता दे रही हूँ, चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है कि नहीं। मैंने क्या बोला, एस को काउंट कैसे करना है, 2। ये गुरु वर्ण है, इसको 2 काउंट करते हैं, और सिंगल वाले को 1 काउंट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 16 के बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16। देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, तो अर्थात ये चौपाई है। चलो बच्चों चौपाई आपको समझ में आ गई, बढ़ते हैं अगले छंद की तरफ। अगला छंद आपका क्या है, दोहा।
दोहा क्या होता है? अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें भी क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे अर्थात विषम चरण, मतलब फर्स्ट और 3 तो क्या होता है? ऑड नंबर होता है। विषम चरण, ठीक है, में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे यानी कि सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। एक बार और इसको अच्छे से समझो कि जो दोहा होता है वो अर्ध समात्रिक छंद होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे मतलब कि विषम वाले में 13, ये भी विषम, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। चलो एग्जाम्पल देख लो अब। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। अब इसमें देखते हैं, ये आपका पहला वाला है यानी कि आपका विषम है, ये आपका दूसरा है यानी कि सम है। इसमें 13 होना चाहिए और इसमें 11 होना चाहिए। काउंट कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 है कि नहीं है? बता दो 13 है कि नहीं है? हो गया ना 13। अब चलो इसमें काउंट कर लेते हैं। इसको ढंग से मैं लिख दूं, 13, ठीक। अब देखो इसमें काउंट कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है कि नहीं है? हेंस प्रूफ कि ये दोहा है, ठीक है। 11 + 13 = 24 मात्राएं, ठीक है। एक पद में 24 मात्राएं होती हैं। अब उसी तरीके से आप देखिए दोहे का सेकंड लाइन क्या है? दोहे का सेकंड लाइन, जा तन की झाई पड़े श्यामु हरित दुती होई। इसमें आपके 13 आएंगे और इसमें आपके 11 आएंगे। आप काउंट कर लेंगे। अब यहाँ तक मैंने काउंट करना बता दिया बच्चों। अब जिंदगी में आप कोई भी छंद रहेगा और लघु और ये वर्ण दे देगा ना आपको, दीर्घ वर्ण, आप चुटकी में काउंट करके बताओ दोगे दोहा है, चौपाई है, क्या है क्या नहीं है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, सोरठा के बारे में जानते हैं। सोरठा क्या होता है? तो सोरठा क्या है बच्चों? सोरठा भी एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे में 11-11, मतलब कि इसके विषम में 11 और सम वाले में 13 मात्रा होती है। मतलब कि दोहा का जस्ट अपोजिट होता है सोरठा। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे में क्या था कि सम वाले में आपकी 11-11 मात्राएं थी और विषम वाले में आपके 13-13 थी। लेकिन सोरठा में क्या हुआ? अपोजिट होता है। उसमें आपके सोरठा में जो सम वाले हैं उसमें 13 होंगी और विषम वाले में 11 होंगी। चलिए इसको काउंट करके देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर। अब देखिए ये आपका पहला नंबर है, मतलब कि क्या ये विषम है, इसमें 11 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मात्राएं हो गई आपकी। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? अब देख लीजिए सेकंड सम वाले को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं हुई कि नहीं हुई? ठीक है, आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? बस इतना इजी वे होता है ना, मैं सही बताऊं, मुझे छंद वाला जो पोर्शन होता है इतना अच्छा लगता था, स्पेशली मात्रा काउंट करने वाला इतना ज़्यादा अच्छा लगता था और इतने डिटेल तरीके से मैं बता सकती थी इसको कि टीचर इम्प्रेस हो जाती थी। तो अगर आप भी ऐसे काउंट करके बता दोगे ना, टीचर क्या कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक। चलिए उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना 11 + 13 = 24 मात्रा है। वही चीज दोहा में भी होता है, बस उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अभिगत अगत अपार नेति नेति नित निकमम कह। इसमें भी आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11, ठीक है। इसमें आपका 11, फिर उसके बाद से इसमें आपका 13 = 24, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आखिरी आपका कुंडलियां हैं। देखिए बच्चों अगला क्या है आपका? कुंडलियां हैं। कुंडलियां आखिरी है, उसके बाद से खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्या बताऊं, ट्रिक बता दे रही हूँ। कुंडलियां अगर जिस बच्चे को बहुत इंटरेस्ट हो तभी याद करे, वरना छोड़ ही देगा। कुंडलियां का क्या होता है ना बच्चों की, जो इसमें 6 चरण होते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि कुंडलियां एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। तो 6 चरण जब आप लिख दोगे तो आप 6 चरण का एग्जाम्पल कैसे याद करोगे? तो अगर किसी को याद जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऑप्शन वाला तो देगा ही देगा। अगर कुंडलियां आता है तो कुंडलियां छोड़ करके दूसरा कर लेना आप लोग, ठीक। अब देखो ये बनता कैसे, तो दोहा के बाद एक रोला मिलाने पर कुंडलियां बन जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जिस शब्द से छंद आरंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है, और रोला का प्रथम चरण दोहा का चतुर्थ होकर के आता है।
इतने सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं कुंडलियाँ में कि मतलब जिससे शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ पे कृतघ्न से शुरू हुआ है ना, तो कृतघ्न पे ही खत्म होगा। और जो रोला का फर्स्ट होगा वो दोहा का चतुर्थ बन करके आएगा। इसमें 6 चरण होंगे, प्रत्येक में 24 मात्राएं होंगी। रोला के दोहा के साथ मिलाएंगे तब कुंडलियाँ मिलेगा। तो बहुत सारा चीज़ है। अब मैं इसको समझा देती हूँ 24 मात्राएं वाला खेल। देखिए काउंट कर लीजिए। तो ये 4, अरे ये देखिए ये 4, फिर 4 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए 24 मात्राएं आ गई कि नहीं आ गई। बस उसी तरीके से हर एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे देखिए जो आपने कहा ना कि ये रोला का प्रथम चरण दोहा का चतुर्थ होकर के आता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आता है वो चीज। यहाँ पे देखिए कृतिघ्न लिखा हुआ है ना, तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ, मतलब जिससे शुरू हुआ है उसी से आपका अंत भी होगा। ये आपके किसकी कुंडलिया का पहचान होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से मैं आपको दिखा देती हूँ कि जिससे शुरू होता है उससे अंत कैसे होता है। चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हो ना, सरबस आगे राखिए तऊ ना अपने हो। फिर रिपीट क्या वही लाइन, तऊ ना अपने होए भले की भाली ना माने। मतलब कि एक ही लाइन, एक ही जो पद है वो 2 बार रिपीट हुआ है ना, और जिससे शुरू है उसी पे अंत हुआ, अर्थात ये कुंडलियां हैं प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे आपके छंद भी कंप्लीट होते हैं। मैंने सबके जो परिभाषा होती है उसको उदाहरण के साथ आपको एक एक मात्रा भी एक्सप्लेन करके समझाया, यहाँ तक कि मात्रा भी काउंट करके सिखाया है। अब बच्चों आ गया है लास्ट मोमेंट कि पीडीएफ पाने के लिए क्या करना है। तो पीडीएफ पाने के लिए बच्चों सबसे पहले तो कमेंट करना आप वीडियो पे मेरी, ठीक है, कमेंट करना प्यारा प्यारा, क्योंकि सच बताऊं तो छंद में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और मैंने इतना मेहनत इसलिए किया कि आपको एक एक मात्रा समझ में आ जाए, क्योंकि छंद में मात्राओं का ही मेन खेल होता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और इस कमेंट का स्क्रीनशॉट जो होगा, यानी SSGB जिसको लोग बोलते हैं, उसको आप मुझे इस मेरे नंबर पे सेंड कर दोगे व्हाट्सएप पे। आपको पीडीएफ जो है वो फ्री मिलेगा, फ्री एकदम, बिना किसी कॉस्ट के। ठीक है, तो अगर आपको भी इस पूरे, और इसमें पूरे का मिलेगा, रस भी मिलेगा और अलंकार भी मिलेगा और छंद भी मिलेगा। तो यदि आपको भी चाहिए तो कमेंट करिए प्यारा सा, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।